हेलो गाइस, मैं दीपमाला फ्रॉम विद्याश एकेडमी। एज यू ऑल नो, कल हमने डिस्कस किया था सीडीपी के क्विक रिकैप के बारे में। ठीक है, मैं आप लोगों को करा रही थी जो आपका एग्जाम है 31 को, उसके लिए थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लें सीडीपी से रिलेटेड। ठीक है, जितना हम कर पाते हैं देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेन पॉइंट्स की आपको एक रिकैप मिल जाए। तो इसी सीरीज में मैं आगे बढ़ाते हुए आपको, कल हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड, कोहलवर्ग की थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है, और भी वाइगोस्की की मैंने सोशो कल्चर थ्योरी आपको कराई थी। उसी सीरीज में हमने बताया था कि मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कई क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को हम कैसे सही से उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, यानी हर जो छात्र है, हम यहाँ पर लर्निंग की बात करें, आप टीचिंग का टेस्ट देने जा रहे हैं, एज अ टीचर आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा, तो हम एक स्टूडेंट को ही ध्यान में रखते हुए इनको डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स आपकी क्लास में विभिन्न बैकग्राउंड से आए बच्चे हैं, विभिन्न परिवेश से आए बच्चे हैं, विभिन्न भाषाओं विभिन्न संस्कृतियों से आए बच्चे हैं। ठीक है, बहुत सारी उनका सोशल स्टेटस अलग है, फैमिली इन्वायरमेंट अलग अलग है, मीन्स हर बच्चा यूनिक है, हर लर्नर यूनिक है, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संबंध में कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी कक्षा में विभिन्न बैकग्राउंड से आए बच्चे हैं, विभिन्न संस्कृतियों से आए बच्चे हैं, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, या हम लर्निंग की बात करें तो सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट है, कोई बैकवर्ड चाइल्ड है, कोई देर से समझता है तो कोई चीज़ों को जल्दी से पिक करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप किस तरह का व्यवहार करेंगे, उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, जैसे उनसे समान व्यवहार करेंगे, उनसे सिंपैथीपूर्ण व्यवहार करेंगे। लेकिन कभी भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं मीन्स डिफरेंसेस हैं, तो कभी भी आपको एक इक्वल मेथड, इक्वल स्ट्रेटजी, इक्वल टीचिंग मेथड नहीं अडॉप्ट करना है। वहां पर आपको विभिन्नताओं को ही लेकर चलना है। जैसे किसी ऑप्शन में है कि वी प्रोवाइडेड देम वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, तो आपका आंसर वही सही होगा, वही ऑप्शन सही होगा, राइट होगा, जहां पर वैरायटी की बात की जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से अगर कोई भी क्वेश्चन व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आता है तो आप क्या याद रखेंगे कि आपको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स पर जाना है, कि बच्चे अलग है तो उसके लिए आप एक जैसा मेथड कैसे यूज कर सकते हैं, वो अलग है तो आपको अलग अलग चीजों को यूज करना है, अलग अलग उनको टीचिंग एक्सपीरियंसेस देने हैं, उनके लिए टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट ही देना है। हालांकि रियलिटी में हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन हमें अपने थीम को, अपने टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर साइकोलॉजिकली यही सही हो। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ अभी, ताकि हमें आगे के टॉपिक भी हम इस वीडियो में कवर कर सकें। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में हमेशा आपको वैरायटी पर ध्यान देना है, जहां पर विभिन्न तरह की बातों की, विभिन्न प्रकार के हम उनको चीजें प्रदान करेंगे, विभिन्न उनके अकॉर्डिंग ही, यानी लर्नर के अकॉर्डिंग ही उनको, जहां पर बात की जा रही है जिस ऑप्शन में, कि उनके अकॉर्डिंग ही हम उनको पढ़ाएंगे, स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, वहां पर आपको उसका आंसर करना है। कभी भी समान, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, या इक्वालिटी की बात जहाँ की जा रही है वहां पर वो उसका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा कि उनको उनके अनुसार ही वैरायटी प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद है जेंडर प्रेजुडाइज, आपने देखा होगा, और स्टीरियोटाइप, इसको कहते हैं लिंग पूर्वाग्रह और लिंग रूढ़िबद्धता है। इससे क्वेश्चन आता है कि जैसे लड़का लड़की में, आपने देखा हमारी सोसाइटी में शुरू से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। स्टीरियोटाइप देखिए थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस होता है। प्रेजुडाइज होता है कि जो चीज पहले से चली आ रही है, मान्यताएं, हम उनके अनुसार ही चीजों को मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के, हमने देखा नहीं, कोई साबित नहीं किया, कोई प्रूव नहीं किया, फिर भी हमने मान लिया कि हाँ ये चीजें तो पहले से चली आ रही है, मान्यताएं। तो ये चीज है। जैसे लड़का लड़की, हमने कहा कि जो लड़कियां होती हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, लड़के होते हैं वो सशक्त वाले कार्य, शक्ति वाले कार्य कर सकते हैं, इस तरह से। लिंग रूढ़िबद्धता है कि रूढ़िबद्धता की एक अंधविश्वास या एक बड़े बूढ़ों को लेकर जो पारंपरिक धारणा है वो जो चली आ रही है, उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो दोनों का मतलब एक ही। अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें पूछ लिया जाता है कि एक लड़की है, उसको कहा जाता है कि लड़कियां होम साइंस ही ले सकती हैं, साइंस जैसे विषय नहीं ले सकती, या लड़के साइंस ले सकते हैं, लड़के जो शक्ति वाले काम हैं वो कर सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, इस तरह से। हालांकि आजकल टाइम बहुत चेंज है, लेकिन अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है कि वो क्या कहलाता है, जैसे एक बार एक क्वेश्चन था सीटेट में, एक टीचर एक बच्चे से क्वेश्चन पुट करती है लड़की से, इससे पहले वो जवाब दे, वो अपना फटाफट से क्वेश्चन बिना उसका वेट किए दूसरे से पुट कर देती है लड़की, बॉय से, कि बेटा इसको क्या कहते हैं, और उसकी समझ में नहीं आता तो वो उसके लिए लैंग्वेज बदल देती है, तो इसको क्या कहेंगे। उसका आंसर था जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर प्रेजुडाइज। उसका आंसर था जेंडर प्रेजुडाइज,
यानी लिंग पूर्वाग्रह की लड़की के लिए उन्होंने वेट नहीं किया कि लड़की है, ये माइंड में रख के। तो ये क्या होता है, अगर हम क्लासरूम में भी इस तरह का की धारणा बनाते हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, ठीक है, एज अ फैमिली मेंबर, कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, तो उनको लिंग पूर्वाग्रह या लिंग रूढ़िबद्धताएं कहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होता है आपके पास। तो जहां पर भी लड़के और लड़की के साथ असमानता की, भेद की बात की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है, तो वहां पर इसका मतलब आंसर क्या है कि लिंग पूर्वाग्रह या लिंग रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बिल्कुल चीजें मैं बता रही हूँ, किसी भी चीज में डीप में जाके मैं आपको नहीं समझा रही, वो हम स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियो में करेंगे जब हम हर टॉपिक वाइज क्लास लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक कभी कभी आती है चॉम्स्की लैंग्वेज थ्योरी, पूछ ली जाती है। चॉम्स्की एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड सिद्धांत दिया है, इसको कहते हैं चॉम्स्की, ये नाम है इनका, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। ये क्या होता है चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत? देखिए, चॉम्स्की ने बोला है कि हर व्यक्ति, हर बच्चे के पास मदर टंग होती है, पहले वो मदर टंग से सीखता है और उस मदर टंग को बेस बनाकर वो आगे ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सीखता है। तो चॉम्स्की ने एक वर्ड दिया है जेनरेटिव ग्रामर, ये देखिए, सृजनात्मक व्याकरण बोलते हैं। अगर आए कि सृजनात्मक व्याकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये वाला किसने बताया है, तो आप कहेंगे चॉम्स्की ने बताया है। और अगर आए कि भाषा का फेमस सिद्धांत, प्रसिद्ध भाषा सिद्धांत किसने दिया है, तो उसमें भी आएगा चॉम्स्की ने दिया है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि किसने कहा है कि मदर टंग बच्चे में डेवलप होती है, पहले से ही होती है, उस मदर टंग को बेस बनाकर बच्चा आगे ग्रामर के रूल्स को सीखता है, तो भी उसमें आंसर होगा आपका चॉम्स्की, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत। ध्यान रखना, चॉम्स्की की लैंग्वेज रिलेटेड थ्योरी बहुत फेमस है और मेन भाषा से संबंधित सिद्धांत कई बार 4 ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें आपको चॉम्स्की जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने जनरेटिव व्याकरण बोला है और मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हर बच्चे में मदर टंग होती है, उस मदर टंग को बेस बना के बच्चा आगे ग्रामर के रूल्स को सीखता है, ठीक है। तो चॉम्स्की का जनरेटिव ग्रामर आपको याद रखना है, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चा मदर टंग को आधार बनाकर आगे ग्रामर के नियमों का सृजन करता है, भाषा का सृजन करता है, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, इसके बाद बात थी हमने लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, कुछ एक्सेप्शनल चाइल्ड का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी कैटेगरी आपको बताई जाती है। अगर मैं पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर ही आता है ये। लेकिन अभी यहाँ पर मैं लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज होते हैं कि जो डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है या डिसकैल्कुलिया है, जो रीडिंग से संबंधित डिसेबिलिटी है, राइटिंग से है या मैथमेटिक्स से है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब आती है पूरे अलग से टर्म, जैसे ये लर्निंग है, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी में ही आती है, इसको कहते हैं अधिगम असमर्थता। यानी अगर रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड है तो वो हमारी डिस्प्रैक्सिया नहीं है, शारीरिक अक्षमता नहीं है, बल्कि वो कैसी है, अधिगम अक्षमता है, अधिगम असमर्थता है या अधिगम अयोग्यता है। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रकार नहीं है, मीन्स रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स से आपको एक दे देंगे डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, एक वर्ड। यानी देखिए, जो रीडिंग डिसेबिलिटी है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, जो राइटिंग डिसेबिलिटी है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया, मैथमेटिक्स डिसेबिलिटी कहते हैं डिसकैल्कुलिया। अब एक होती है शारीरिक विकलांगता, जैसे किसी के हाथ पैर, किसी अंग में प्रॉब्लम होना, उसको कहते हैं डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा सा लिख रही हूँ, डिस्प्रैक्सिया, या इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी कहते हैं, गतीय विकलांगता। तो वहां पर क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं, आप देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी में 3 आती है, लर्निंग माने सीखने से संबंधित, तो सीखने से संबंधित 3 ही होती हैं मेनली, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। ऑटिज्म या मेंटली रिटार्डेडनेस को भी हम लेते हैं, इसमें बैकवर्ड चाइल्ड को भी लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या है, अगर डिस्पैक्सिया है जो कि हमारी शारीरिक विकलांगता है, तो वो इसका भाग नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। मेन 3 होती हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। एक होती है डिस्फेजिया या फेजिया, जो कि भाषा से संबंधित होती है, ठीक है। डिस्फेजिया या फेजिया वो भी लर्निंग से डिसेबिलिटी होती है, लेकिन अगर डिस्प्रैक्सिया है तो आपको मतलब ध्यान रखना है कि सीखने में जो चीजें सीखने में दिक्कत करती हैं, जो जो कमियां, उनको हमें लर्निंग डिसेबिलिटी में ही रखना है। लेकिन जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो जो लर्निंग से अलग है, उसको हमें, जैसे आपका विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो इनका पार्ट नहीं है, क्योंकि विजुअल और हियरिंग इम्पेयरिटी तो अलग है। जरूरी थोड़ा ना कि विजुअली जो इम्पेयर्ड है या लर्निंग इम्पेयर्ड है वो लर्निंग नहीं कर सकता। लर्निंग मीन्स लिखने में, पढ़ने में, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में काउंट होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इन तीनों को आपको भूल के भी टिक नहीं करना कि लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये तीनों लर्निंग डिसेबिलिटी ही है। इसके अलावा कोई है, जैसे डिस्प्रैक्सिया है या कोई फिजिकल विकलांगता का जिक्र आता है, तो आप उसको किस में रखेंगे, अलग डिसेबिलिटी में रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है लर्निंग में क्या क्या चीजें आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में,
ठीक है। ये कुछ मेन बिंदुओं की बात की थी मैंने, और भी बहुत सारे मेन अभी पॉइंट्स अभी रहते हैं। अगर हम मेन पॉइंट्सों की बात करें तो भी बहुत कुछ है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी साइकोलॉजी में से कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाता है पेपर में। तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ 3 या 4 टॉपिक को आपके सामने डिस्कस किया है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके सामने कुछ और हाईलाइट या सीडीपी के कुछ और मेन बिंदुओं के साथ होंगी और आपको बताऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिकैप्चुलाइज करिए। और इससे पहले मैंने जो वीडियो में जो बताया था आपका, एक 20-21 मिनट का वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डाला था या फिर आपको बताया था, तो उसको आप एक रिकैप्चुलाइज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।